हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज देखेंगे हम लोग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या बताता है सिंपली कि अगर हम ये देखो, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जो होता है वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। अब ये सिंपली क्या बात बोलता है कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो अगर हमारे पास उसमें कंसंट्रेशन उसका कम करें, मतलब सॉल्वेंट को और ऐड करते जाएंगे तो वो हमारे पास डिसोसिएट होते जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन घटाने पे डिसोसिएशन बढ़ता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमारे पास बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे अगर हमारे पास है ए बी हमारे पास है एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये हमारे पास ए प्लस और बी माइनस में हमारे पास टूट रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि अगर हमारे पास इसका अगर अमाउंट कुछ कंसंट्रेशन ले लिए टी इज इक्वल्स टू सी और टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो ये सी में सी अल्फा हमारे पास सी में हमारे पास सी अल्फा डिसोसिएट करेगा, यहाँ पे सी अल्फा फॉर्म होगा और यहाँ पे सी अल्फा फॉर्म होगा। अगर इतना हो गया तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब यहाँ से देखें, ये सी अल्फा इंटू सी अल्फा आ जाएगा डिवाइड बाय सी कॉमन अगर ले लोगे तो 1 माइनस अल्फा लिख सकते हो, जैसे यहाँ सी कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एन, ये के बराबर आ गया। अब देखो अगर हम कंसिडर करें कि ये जो ए बी है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इफ ए बी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन कम होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू कम होगा, तो 1 माइनस अल्फा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, नाउ के बराबर क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिख देंगे तो डायरेक्ट के बराबर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा बराबर देखना, ये क्या अल्फा स्क्वायर बराबर के बाई सी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट के बाई सी। अब देखो के तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है कंसंट्रेशन, तो अल्फा इज इनवर्सली या अल्फा इज, यहाँ पे डायरेक्टली देते हैं, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यही चीज है कि कंसंट्रेशन अब घटाएंगे, अगर ये वैल्यू घटाओगे तो अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो अगर हमें आयोनाइजेशन बढ़ाना तो कंसंट्रेशन घटाना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन कैसे घटा सकते हैं, हम उसमें पानी और डालते जाओ या सॉल्वेंट और डालते जाओ, तो जितना ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे उतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, और उतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो उसी चीज़ को बोलते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, कि अगर हमारे पास डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसी चीज में यहीं पे रहने देते हैं ना इसको, और यहीं पे लिखते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज द कंसंट्रेशन या फिर एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, एज द डाइल्यूशन increases, degree of ionization is increases, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा। तो अगर हम यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ में समझना चाहें तो देखना ग्राफ में कैसे इसको समझ सकते हैं। इसको वापस आते हैं, ग्राफ में अगर यही चीज देखना चाहें तो हमारे पास क्या नजर आएगा, ये हमारे पास इधर जो हम लिख रहे हैं वो हमारे पास अल्फा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर अल्फा बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम घटाएंगे हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन
बढ़ेगा। तो यहाँ से देखना, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटते चला जाएगा हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ते जाएगा। तो ये जो है वो सिर्फ वीक के लिए, ये जो कर्व है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों नहीं अप्लीकेबल होता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली ऐसे आयोनाइज हो रहा है, डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ रहा है, पहले भी कंप्लीटली टूट रहा था, पानी डालोगे तो और कुछ नहीं होगा, पहले तो टूट चुका है ना। अगर टूट चुका है तो डाइल्यूशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमारे पास बहुत स्लाइड डिफरेंस देखने को मिलता है, या तो लगभग हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल देंगे या थोड़ा सा स्लाइटली डाउन कर देंगे। इस चीज को अगर हम बताना चाहें, जैसे अगर ये हमारे पास एक लाइन ले लेते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। अब ये क्या है कि ये छोटा बहुत नाक बराबर हमारे पास ये पैरेलल, मान लेते हैं डॉटेड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये जो लाइंस हमारे पास क्रिएट हुआ वो क्या होगा कि ये जो लाइंस है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी छोटा सा लिख लेना। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन have negligible impact on dilution of strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का अगर हमारे पास इतना था, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के अलावा हमारे पास, सॉरी डाइल्यूशन के अलावा हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास डिफाइन करेंगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स affecting degree of ionization। ये कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हमारे पास इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला देखना, सबसे पहला समझना कि कौन से फैक्टर हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट डालेगा? अब जैसे देखो किसी चीज को तोड़ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आयंस में तोड़ रहे हैं, जैसे अगर हमने ये तोड़ा, पेन तोड़ रहे हैं, तो अगर पेन तोड़ेंगे तो बॉन्ड तोड़ने में क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो जो हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, अब ये जो सिंस आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर सिंस हमारे पास आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस में याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था फॉर्मूला ln/K2/K1 या K1/K2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H बाय हमारे पास 2.30 R 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला पाया था। वहां से हमने बताया था अगर हमारे पास इंडोथर्मिक कोई प्रोसेस है तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे पास डिग्री, अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिसोसिएशन बढ़ता है। सिंस आयोनाइजेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, degree of ionization also increases। तो ये याद रखना, अल्फा is directly proportional to temperature। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। दूसरा हम बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ही दो टाइप्स का ले लें,
एक हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक, तो अगर स्ट्रॉन्ग का डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, वीक का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा, अल्फा डिपेंड कर गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सीधा सिंपल लिखते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के इसमें अल्फा जो होगा वो अप्रॉक्स 100% होगा अल्फा परसेंटेज। और अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उस केस में जो अल्फा परसेंटेज होगा वो हमारे पास लेस देन 100% होगा, सीधा सिंपल। तो ये अल्फा डिपेंड कर गया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है। तीसरी बात जो आएगी वो हमारे पास सॉल्वेंट का आएगा कि सॉल्वेंट कैसा है। थर्ड हमारे पास थर्ड फैक्टर आएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे इंपैक्ट करता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट अगर हमारे पास जितना ज्यादा सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास केटायन एनायन को सेपरेट करने की टेंडेंसी होती है। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा सॉल्वेंट का, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, higher the degree of ionization, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई रखोगे उतना ज्यादा हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। और एक हमारे पास हो गया लास्ट, एक छोटा सा डाइल्यूशन वाला तो कर ही लिए हो, तो छोटा फैक्टर छोटा सा लिख लो डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन वाला हम लोग कर चुके हैं। चौथा फैक्टर हमारे पास डाइल्यूशन, तो एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था डाइल्यूशन के केस में कि अल्फा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो वही चीज आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बाउंस्टेड, सॉरी हमारे पास जो पढ़ रहे थे वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हमारे पास अलग अलग तरीका है, अब हमारे पास कंसंट्रेशन निकालने का तरीका पढ़ेंगे, फिर हमारे पास पीएच निकालने का। तो हमारे पास एक छोटा सा थ्योरी है कि अब एक नेग्लेक्शन थ्योरी के नाम से होता है, उस चीज को थोड़ा सा समझना, ये बड़ा काम आएगा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लेक में हमने बोल दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में 1 माइनस अल्फा जो होगा वो अप्रॉक्स हमारे पास 1 के बराबर होगा। अब ये हमारे पास ये देखेंगे कि अल्फा का वैल्यू 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कब हम 1 के बराबर ले सकते हैं, उस चीज को समझेंगे और उसको बोलेंगे नेग्लेक्शन थ्योरी। ये कोई हमारे पास लॉ या फिर ऐसा जो थ्योरी नहीं है जो हमेशा अप्लाई करते हैं, ये ऐसी थ्योरी है जो हमारे पास हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास 4, ये पहला हमारे पास क्या है नेग्लेक्शन थ्योरी। अगर नेग्लेक्शन थ्योरी की बात करेंगे तो ये कुछ है नहीं कि हमारे पास व्हेन, ये इस केस में हम देखेंगे कि व्हेन 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 1। तो 4 बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, 4 बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो 1 माइनस सॉरी के बराबर हमने पढ़ा था, ये सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आता है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये अगर हम किसी भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला आ रहा है तो यहां से देखना कि 1 माइनस अल्फा जो हम लोग लेते हैं वो कब लेंगे। यहां से देखो, अगर हमारे पास 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 तब लेंगे जब हमारे पास अल्फा का वैल्यू ये 0.08 या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं अल्फा परसेंटेज जो होगा वो 8% आ जाए। तो 8% के आसपास हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास वो कि डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा होगा। जनरली जो लेना चाहिए तो बेहतर होता है 5%, मगर हम लोग न्यूमेरिकल्स में जो सॉल्यूशन के लिए हम लोग एडवांटेज ले लेते हैं कि 8% तक मानेंगे कि हमारे पास वो कुछ डिसोसिएट नहीं हो रहा है, लगभग ना के बराबर डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ से समझना, अब यहाँ से
के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बराबर 1 लिख दिए, तो ये के बराबर सी अल्फा आ जाएगा। अब यहां देखो अल्फा स्क्वायर बराबर हमारे पास, या फिर सॉरी, के बाय सी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाय सी का वैल्यू, के बाय सी का वैल्यू अल्फा मतलब हमारे पास था 0.08 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू ये 10 टू पावर माइनस 2 है। अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमारे पास 10 टू पावर माइनस 2, स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 4। तो यहां से लिख सकते हैं के बाय सी का जो वैल्यू आया वो 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आ गया, सॉरी -3 आ जाएगा। अब यहां से समझना, ये के बाय सी का वैल्यू इसके बराबर हो या इससे कम हो तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, मगर अगर इससे ज्यादा आ गया तो उस केस में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा बात है जो हम लोग हमेशा क्वेश्चंस को बनाने में यूज करेंगे। तो याद रखना, इफ k by c less than or equals to 6.4 into 10 to power minus 3, then 1 minus alpha is approximately equal to 1। तो यही एक केस है जिसमें हमारे पास 1 माइनस जो होगा अल्फा वो अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1 लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे पास पीएच कैसे निकालेंगे। अच्छा, उससे छोटा सा एक और थ्योरम है जो मैंने पहले भी पढ़ाया है मूल कॉन्सेप्ट में, जब आपको हमने कंसंट्रेशन बताया था, तो वहां पे याद करना कि आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसका छोटा सा झलक देख लेना। तो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग क्या होगा वो थोड़ा सा समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग में क्या होता है, दो चीज को मिक्स करते हैं। मिक्स करने का मतलब है कि पहला इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग में होता है डाइल्यूशन। ये तो अलग ही हो गया, यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप, चलो डाइल्यूशन का मतलब समझना कि एक हमने बीकर लिया, दूसरा भी हमने बीकर ले लिया, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक तीसरा बीकर हमारे पास आ गया। चलिए यहां से देखें, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन, ये हमारे पास है सॉल्वेंट। यहाँ पे मोलारिटी m है और वॉल्यूम v है। इस केस में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो v1 है, इस केस में मान लेते हैं v1 और इस केस में कर देते हैं v2। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया। तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूशन को मिलेंगे यही बोलते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन जो क्रिएट होगा, ये सॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं कि ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन, हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्रिएट होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्रिएट होगा तो मोलारिटी भी हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन का होगा। ये क्या आ जाएगा, अब देखो हमारे पास मोलारिटी क्या बराबर मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से मोल्स हमारे पास कितने, क्या इसमें हमारे पास सॉलिड के मोल है, नहीं, इसमें है हाँ। तो मोल निकालने का तरीका क्या है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, नो मोल्स के बराबर आ जाएगा। तो अगर इसमें मोल्स कितने हैं, m1, हमारे पास m1 v1, ये सॉरी m1 तो कंसिडर नहीं किए थे, m v1, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा v1 प्लस v2। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में मोलारिटी निकालने का तरीका। दूसरा देखना, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन।
तो एडिशन की बात करेंगे। एडिशन, एडिशन की क्या बात करेंगे वो थोड़ा सा देखना कि अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें कुछ सॉल्यूशन होगा, दूसरा भी कुछ सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होगा, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक तीसरा हमारे पास फॉर्म होगा। जैसे अब यहां से समझना, इसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलारिटी हमारे पास m2 है और वॉल्यूम v2 है। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, अब इसमें भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम सॉल्यूशन बी कंसिडर करते हैं। तो दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों लिया, दोनों को मिक्स कर दिया है तीसरे वाले में। तो अगर इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन थर्ड प्राप्त हो रहा है तो मोलारिटी जो होगा वो सॉल्यूशन का वो क्या होगा, पहला देखो, मोलारिटी बराबर मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और मोल निकालने का तरीका m1 v1, तो इसमें मोल पता चल गया, इसमें मोल कितना होगा m2 v2। अब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है v1 प्लस v2। ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स एडिशन का। अब ये याद रखना कि जिस केमिकल स्पीसीज का हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा उसी केमिकल स्पीसीज का ये भी सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन लगाना। जैसे अगर यहाँ पे HCl मिक्स करे तो दूसरा भी HCl, इसमें H2SO4 तो ये भी H2SO4, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी लगाएंगे। तो कॉमन स्पीसीज के लिए लगाते हैं, ये कॉमन स्पीसीज होना चाहिए, स्पीसीज सॉल्यूशन, कॉमन स्पीसीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा वो थोड़ा सा देखना। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास तीसरा आ जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझें कि ये होता क्या है। अब यहां से समझना कि जैसे अब यहाँ पे मोलारिटी जब निकाल रहे थे तो m1 v1 लगा रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग जो लगाते हैं लॉ, सॉरी हमारे पास लॉ, ये इसमें इस केस में जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्योंकि एक मोल एसिड का दूसरे के एक मोल से रिएक्ट करे को जरूरी नहीं है। जैसे देखना हमारे पास HCl है और NaOH है, अगर इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो NaCl और हमारे पास H2O फॉर्म होगा। अगर हमारे पास ये रिएक्शंस है तो ये इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, मगर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास HCl है, ये रिएक्शंस कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करेगा और हमारे पास बनाएगा MgCl2 प्लस हमारे पास H2O। तो अगर ये हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है तो आएगा, बार बार मिट कहा जा रहा है, जब लिख रहे हैं तो फिर वापस आ जाता है। चलो यहाँ से देखो MgCl2 हमारे पास फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखो ये इसमें इसका दो मोल इसके एक मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो मोल्स फिक्स नहीं है मगर हमारे पास इक्विवेलेंट फिक्स होता है। और इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अब हमारे पास क्या करेंगे कि यहाँ पे जब न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हमारे पास एसिड, हमारे पास क्या क्या रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, और हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो यहां से याद रखना कि जितना हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट, जितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इन दोनों को, अगर हमारे पास इसका एक कंटेनर है, इसका एक कंटेनर है, अब दोनों को मिक्स करेंगे और पता करेंगे कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बचा कौन और उसका कंसंट्रेशन निकालना है, तब ये कॉन्सेप्ट लगाना। तब इन दोनों से मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जितना इक्विवेलेंट एसिड का रिएक्ट किया उतना इक्विवेलेंट बेस का रिएक्ट करेगा। तो अगर एसिड का अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसमें m2 है, वॉल्यूम v2 है। अब यहाँ से एसिड हमारे पास अलग अलग H प्लस देगा, कोई एक H प्लस देता है, कोई दो H प्लस देता है, तो उस केस में हमारे पास वैलेंसी फैक्टर n1 मान लेते हैं इसके, और इस केस में हमारे पास कितना OH देगा वो n2 मान लेते हैं। तो यहाँ से जो मोलारिटी जो निकलेगा, सॉरी यहाँ से पहले तो नॉर्मलिटी, अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो देखो नॉर्मलिटी अगर हम इसके केस में नॉर्मलिटी n1 मान ले और इस केस में हमारे पास n2 कंसिडर कर ले, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स,
N1V1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का आ जाएगा, माइनस N2V2 हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ बेस आ जाएगा, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये मोड इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास पता नहीं ना एसिड का ज्यादा है या बेस का ज्यादा है, जिसका बचेगा भाई उसका नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हो, हमारे पास तुम्हें पता होगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर होता है। तो जहां पे नॉर्मेलिटी लिखा हुआ वहां पे मोलारिटी वाला एक्सप्रेशन चेंज करना है, तो क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी की जगह यहाँ पे हमारे पास नॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी इंटू n फैक्टर आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी बराबर यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं n फैक्टर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, माइनस n फैक्टर 2 इंटू मोलारिटी M2 इंटू V2 आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये है हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, हमारे पास डाइल्यूशन का, एडिशन का और न्यूट्रलाइजेशन का। ये आपको pH निकालने में मदद करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे pH कैसे निकालेंगे। थैंक यू एवरीवन।